तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर का लेक्चर नंबर 6। वेक्टर के लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने देखा था कि वेव ऑन स्ट्रिंग में एनर्जी किस तरीके से फ्लो करती है और पावर क्या होती थी, इंटेंसिटी क्या होती थी और इंटरफेरेंस के बारे में पढ़ा था। कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। तो अभी अपन लोग इंटरफेरेंस का एक न्यूमेरिकल देखते हैं, जो कि ये दे रखा है कि दो सोर्स है अपने पास में। लेट एक सोर्स है S1, दूसरा सोर्स है S2 और ये दो सोर्स जो है वो एक वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं लगातार, और उसकी वेवलेंथ जो है, जो वेव प्रोड्यूस हो रही है उसकी वेवलेंथ है बेटा 5 सेंटीमीटर। अब इसमें दे रखा है इन दोनों सोर्सेस के बीच की डिस्टेंस दे रखी है 10 सेंटीमीटर। व्हाट वुड बी द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स अराइविंग अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन सोर्स। किसी एक सोर्स से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फेज डिफरेंस कितना होगा, ये पूछा गया है कि अगर वेव उस पॉइंट पर पहुंचे 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन सोर्स, वेव जो है किसी एक पॉइंट पर पहुंच रही जो इन दोनों सोर्स से 20 सेंटीमीटर पर है, और इनमें यह दिया है कि पहला पार्ट ये कि ये जो पॉइंट है वो ऑन द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सोर्स, मतलब जो सोर्सेस हैं उनकी लाइन ज्वाइनिंग में होगा, और दूसरा पॉइंट दिया है ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द टू सोर्स, या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर होगा। चलो देखते हैं, जरा ध्यान देना। तो इसमें यह दे रखा है कि अगर अपने पास में मान लो कोई दो सोर्स है, इस तरीके से दो सोर्स है बेटा, ऐसे एक सोर्स है यहां पर अपने पास में S1, ये S1 सोर्स है, दूसरा सोर्स है इधर पर S2, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 10 सेंटीमीटर। यहां तक बात क्लियर है। वेवलेंथ इसकी दे रखी है, एक मिनट, इनके बीच की डिस्टेंस दे रखी है बेटा 10 सेंटीमीटर, और वेवलेंथ दे रखी है, वेवलेंथ दे रखी है 5 सेंटीमीटर। वेवलेंथ है 5 सेंटीमीटर। तो अगर अपन लोग ध्यान दें तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ की 2 टाइम्स है। मैं कहूं इनके बीच की डिस्टेंस है क्या नाम, d, और d की वैल्यू तो 2 लैम्डा हो जाएगी, क्योंकि 2 इंटू 5 सेंटीमीटर दैट इज द 10 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा कि कोई ऐसा पॉइंट है जो किसी एक सोर्स से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस हो। मैंने मान लिया भाई है कोई एक पॉइंट जो किसी एक सोर्स से 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, और वो पॉइंट मैंने लेट कर लिया यहां पर है ये, तो इस वाले से 20 सेंटीमीटर पर है। अब बात की जाएगी कि इनका पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो उनका फेस डिफरेंस बताओ। तो एक काम करते हैं, इनका पाथ डिफरेंस देखते हैं। तो अगर पाथ डिफरेंस इनके बीच का देखेंगे तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर पाथ डिफरेंस तो जो आएगा इनके बीच का, S2 जो है यहां पर है, S1 इधर है, तो पाथ डिफरेंस अगर वेव मान लो यहां से ऐसे ट्रेवल करती हुई गई, यहां पर पहुंची, और इसकी वजह से जो वेव ट्रेवल करती हुई जाएगी वो इधर पर पहुंचेगी, कुछ ऐसे, ये इंटरफेरेंस कर गई। तो पाथ डिफरेंस तो हम लोग इस पॉइंट को अगर मैंने लेट कर दिया, तो पाथ डिफरेंस तो बेटा S1p माइनस S2p होना चाहिए। तो यानी यहां पाथ डिफरेंस हो जाएगा S1p माइनस का S2p। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेव्स इज S1p माइनस का S2p। ये पाथ डिफरेंस हो गया। अब बात करते हैं S1p की। तो S1p तो यहां से बेटा कितना है, 30 सेंटीमीटर है, और S2p तो यहां से 20 सेंटीमीटर है। तो इनके बीच का जो पाथ डिफरेंस आया, वो पाथ डिफरेंस तो हमेशा जो है वो 10 सेंटीमीटर ही है। और अगर पाथ डिफरेंस 10 सेंटीमीटर है तो वेवलेंथ तो बेटा 5 सेंटीमीटर थे। इसका मतलब यहां पर जो इंटरफेरेंस हो रहा होगा वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब होता है कि ये जो दोनों अपने पास में वेव्स होंगी उनके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा, अगर 10 सेंटीमीटर, ये 2 लैम्डा दे रखा है, तो मैं मान लेता हूं 4 पाई। तो 4 पाई भी फेस डिफरेंस तो बेटा वही है, जिस फेस में पहले थी उसी फेस में आ गई वेव। जैसे मैं कहूं अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो इनके बीच का फेस डिफरेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं यहां से अगर कैलकुलेट करूंगा फेस डिफरेंस, तो फेस डिफरेंस होगा बेटा 2 पाई अपॉन में लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस तो 10 सेंटीमीटर है, लैम्डा की वैल्यू है 5। इससे इसे कैंसिल करूंगा तो ये 2 यानी 4 पाई आ गया। अब ये 4 पाई का मतलब तो भाई यही हुआ ना, मैं अगर 0 डिग्री से चला, ये रहा 2 पाई, फिर अगेन 4 पाई, मतलब जिस फेस में था उसी फेस में आ गया, तो फेस डिफरेंस कितना हुआ। सो मैं बोलूंगा कि बेटा फेस डिफरेंस तो 0 डिग्री हुआ। ये तो एक पार्ट होगा। दूसरे पार्ट में इन्होंने ये बोला हुआ है कि जब ये जो पॉइंट P है, पॉइंट P
पॉइंट पी जो लाई कर रहा है वो ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज टू। दो सोर्स से, ये जो दो सोर्स है इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये पॉइंट पी लाई कर रहा है। तो अगर बेटा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर पॉइंट लाई कर रहा है तब क्या होगा समझो। तो एक काम करते हैं, मैंने ये दोनों सोर्स बना लिए, ये सोर्स हो गया S1, दूसरा सोर्स हो गया S2, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये होगी 10 सेंटीमीटर। एक सोर्स हो गया S1, दूसरा सोर्स हो गया S2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो हो गई अपने पास में 10 सेंटीमीटर। एक कोई पॉइंट बना लिया, ये पॉइंट है P, ये रहा पॉइंट P, और ये पॉइंट P जो है वो इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहा है, जिसकी यहां से जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर है, और ये वाली भी 20 सेंटीमीटर है। तो ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है तो दोनों से डिस्टेंस तो इक्वल हो जाएगी। तो अगर डिस्टेंस इक्वल हो गई तो इनके बीच का बेटा, अगर यहां से एक वेव गई, यहां से एक वेव गई, तो पाथ डिफरेंस कितना आया? तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर पाथ डिफरेंस तो 0 आया, और अगर पाथ डिफरेंस 0 आया तो फेस डिफरेंस भी तो बेटा 0 ही होना चाहिए, यानी फेस डिफरेंस भी 0 हो जाएगा। मतलब दोनों केसेस में अगर हम लोग देखेंगे तो इस न्यूमेरिकल में अपन लोग ये देखेंगे कि दोनों केसेस में फेस डिफरेंस 0 ही आएगा, दोनों आंसर। ठीक है, एक और देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ध्यान देते हैं। इस तरीके से कोई स्ट्रिंग है बेटा अपने पास में, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग, और इस स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग का ये जो दे रखा है अपने पास में मास पर यूनिट लेंथ वो है 100 ग्राम पर मीटर, और इसमें टेंशन जो है स्ट्रिंग में है वो 20 न्यूटन के, और फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज की। उसके बाद में ये दे रखा है कि इसका ए, मतलब ए मींस एम्पलीट्यूड है 6 सेंटीमीटर जो इस पर वेव ट्रेवल कर रही है। तो पावर ऑफ द वेव, वेव की पावर फाइंड आउट करनी, और पावर की बात नहीं बेटा, एवरेज पावर जब भी पूछी जाती है तो एवरेज पावर हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर ले जाएंगे। अपन लोग को पता है, इससे पहले सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग एवरेज पावर या कुछ कैलकुलेट करते से। देन एवरेज पावर अगर निकालेंगे, सो एवरेज पावर क्या होनी चाहिए? एवरेज पावर होगी 2 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, म्यू टाइम म्यू इंटू वी। ये तो होती थी एवरेज पावर, म्यू इंटू वी। यार म्यू क्या था बेटा? म्यू तो था मास पर यूनिट लेंथ। अब देखो यहां पर सारी चीजें अपने को गिवन है, एक तो फ्रीक्वेंसी गिवन है, एम्पलीट्यूड भी गिवन है, म्यू की वैल्यू भी गिवन है, 2 पाई स्क्वायर की वैल्यू तो अपन लोग रख ही देंगे। बात आ रही बी की वैल्यू की, यानी बी और कैलकुलेट कर ले जाए तो काम बन जाएगा। तो मेरे बच्चे कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, बी कैलकुलेट करना तो बाएं हाथ का खेल है, कर लेते हैं यार। कैसे? देखो यहां पर अगर देखेंगे तो बी तो पता है ना, किसी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग पर अगर कैलकुलेट करते थे तो वो तो टेंशन अपॉन में मास पर यूनिट लेंथ हुआ करता था। तो बी की वैल्यू आ गई √T बाई म्यू। सो टी अगर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो टी मींस टेंशन, एंड टेंशन इज 100 ग्राम पर मीटर। तो 100 ग्राम, वो सॉरी टेंशन इज 20 न्यूटन, तो इस टेंशन की जगह लिख देंगे 20 न्यूटन, इसकी जगह आ गए 20 अपॉन में म्यू की अगर बात करेंगे तो वो आ गई 100 ग्राम पर मीटर। 100 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे यानी 10 की पावर -3। इससे अगर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये तो वैल्यू जब ऊपर पहुंचेगी तो मेरे बच्चे कहेंगे सर ये ऊपर पहुंच करके ये तो 10 की पावर -1 हुआ, ऊपर पहुंचा 10 की पावर 1 यानी 200 हो गया। 200 का मतलब आ गई ये वैल्यू हो गई 10√2। ये हो गई स्पीड की वैल्यू। चलो लिखते हैं यहाँ पर, तो आ जाएगा अपने पास में 2। अगर पाई स्क्वायर की बात करें तो लगभग 10 के इक्वल लिख सकते हैं। पाई स्क्वायर अप्रोक्सीमेट, वैसे 9.8 के इक्वल हुआ करती है। तो मैं कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए इसे लगभग 10 के बराबर लिख दे रहा हूं। तो इसे अगर मैंने मान लो लिख दिया 10 इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी मींस 20 का स्क्वायर तो बेटा 400 होगा। एम्पलीट्यूड 6 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर -4, क्योंकि मीटर में अगर कन्वर्ट करें -2 होगा, उसका स्क्वायर -4 हो गया। म्यू की वैल्यू दे रखी है 100 ग्राम, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -1 हो गया, एंड वी की वैल्यू तो आ गई है 10√2। इसे भाई अगर अपन लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 की पावर -4 और -1 -5 हुआ, और इधर 1 2 3, तो यहाँ बचा, यहाँ से बचा -1 यानी -2 और हो गया। तो ये बन जाएगा अपने पास में 4 2 जा, ध्यान दीजिए 36। एक मिनट, ये माइनस का 1, एक -1 एक -1 भी कैंसिल, ये भी कैंसिल कर देंगे, 3.6 हो जाएगा। तो अपने पास में बच गया 2 इंटू 4 इंटू 3.6 इंटू √2 मीन्स 3.6 इंटू 4 अगर हम लोग करें तो 6 4 जा 24 एंड 4 3 जा 12, 12 में आ जाएगा अपना 24 12 14
14.4 इंटू 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 मीन्स 28.2 √2 वॉट। ये हो गई अपने पास में पावर। यहां से हमने पावर कैलकुलेट कर ली। तो ये भी नॉर्मल इस टाइप के पावर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं बेटा कि ध्यान देते हैं, कुछ इस टाइप का पावर का ऐसा भी बन सकता है न्यूमेरिकल। लेट अपने पास में कोई ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग के ऊपर एक ये छोटी सी ऐसे वेव चलती हुई चली आ रही। अब देखो, अब इस पर अगर मान लो ये वेव चलती हुई चली आ रही, तो मैंने कहा कि अभी जो पहले वेव, जब मैंने वेव को पावर दी 100 वॉट, तो जैसे इसे पावर 100 वॉट दी तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी तो थी 10 हर्ट्ज। लेकिन जब इस वेव को पावर दी 200 वॉट तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? पावर तो बेटा सोर्स से आ रही ना, तो यानी फ्रीक्वेंसी भी सोर्स की प्रॉपर्टी है। बाकी कोई चीज अगर गिवन नहीं है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना। मैं अगर पावर को लिखूं तो पावर तो यार होती थी 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू सॉरी ए स्क्वायर म्यू इंटू वी, ए स्क्वायर म्यू इंटू वी, ये होती थी पावर। बाकी अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, इसका मतलब सारी चीजें उन्होंने कांस्टेंट करके रखी हुई। और अगर सारी चीजें कांस्टेंट करके रखी हुई तो अपन लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर, क्योंकि ये सारी चीजें उन्होंने कांस्टेंट कर रखी हुई। यानी मैं लिख सकता हूं P अपॉन में P डैश इक्वल टू F अपॉन में F डैश का होल स्क्वायर। अपन को तो F डैश कैलकुलेट करनी है भाई, तो F डैश निकालने के लिए इसका रूट आ जाएगा, देन अंडर रूट ऑफ P अपॉन में P डैश इक्वल टू F अपॉन में F डैश। यहां तक तो मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई है। अब अगर F डैश निकालना है, देन F डैश इक्वल टू फ्रीक्वेंसी F टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ P डैश अपॉन में P। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे देन फ्रीक्वेंसी F डैश इक्वल टू F मींस फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज 10 हर्ट्ज अंडर रूट ऑफ P डैश अपॉन P डैश मींस 200 अपॉन P मींस 100। ये जीरो कैंसिल, सो फ्रीक्वेंसी तो अब आ गई 10√2 हर्ट्ज। अच्छा, केवल फ्रीक्वेंसी नहीं, कभी कभी हो सकता है कि एम्पलीट्यूड गिवन है, दूसरा एम्पलीट्यूड पूछा जाए तो पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी अगर ना दी हो तो पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम्पलीट्यूड स्क्वायर भी हो जाएगा, और भी चीजें वो कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। चलो आगे एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि किस तरीके का होगा, ध्यान देते हैं। मान लो ये कोई अपने पास में दो वेव है। एक वेव ये है जिसकी इक्वेशन दे रखी y1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन 2 पाई अपॉन सेंटीमीटर इंटू एक्स माइनस 5 पाई टी तो सेकेंड में, एंड दूसरी दे रखी 10 सेंटीमीटर साइन पाई एक्स माइनस 10 पाई टी। If these two waves are superimposed, then find the displacement of the particle at x equal to 1 centimeter and t equal to 5 सेंटीसेकंड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ध्यान देना बेटा। जैसे मान लो एक ये वेव है, ये वाली वेव, ये वेव ऐसा करके चली, यहां पर पार्टिकल था। ये कोई दूसरी वेव है, ये भी ऐसे चली, यहां पर पार्टिकल था। दोनों वेव ने पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस करने की कोशिश की होगी, और पार्टिकल को अगर दोनों वेव ने डिस्प्लेस, मान लो एक वेव ऐसे आई और दूसरी वेव इधर से नीचे से ऐसे आ रही, यहां बीच में कोई पार्टिकल फंसा हुआ है, तो अगर मान लो यहां पर पार्टिकल फंसा है तो ये वाली वेव हो सकता है इस पार्टिकल को नीचे लेकर के जाए और ये वाली वेव थोड़ा सा ऊपर की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश करे। तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी या जो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक से दूसरे को माइनस कर देंगे। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं तो प्लस कर देंगे, या किसी एंगल पर आ रहे हैं तो कुछ और वैल्यू हो जाएगी। तो चलो निकाल करके देखते हैं कि इनका डिस्प्लेसमेंट वेव का कितना। जैसे ये वेव है, अगर x इक्वल टू 1 पर इस वेव का जो कोई पार्टिकल होगा, मान लो इन्होंने पूछा है कि t इक्वल टू 5 सेंटीसेकंड और x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर इस वेव का जो पार्टिकल होगा जितना डिस्प्लेस हो पाएगा वही तो उसको डिस्प्लेस करेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं अपन, और इसका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग निकाल लेते हैं। ध्यान दो, तो अगर मान लो मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट निकाला पहली वाली वेव का y1 का, तो y1 का डिस्प्लेसमेंट एट x इक्वल टू 1 एंड t इक्वल टू 5 सेंटीसेकंड पर क्या होगा समझते हैं। तो y1 इक्वल टू हो गया अपने पास में y1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर साइन 2 पाई अपॉन सेंटीमीटर इंटू x की जगह लिखा 1 सेंटीमीटर माइनस 5 पाई इंटू 5 सेंटीसेकंड। सेंटीसेकंड का मतलब हो गया बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे देन y1 इक्वल टू आ गया अपने पास में 2 सेंटीमीटर साइन, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल यानी 2 पाई माइनस
5 5 या 25 10 की पावर -2 यानी 0.25 पाई। इसे अगर कैलकुलेट करेंगे देन पाई 1 इक्वल टू आ गया 2 सेंटीमीटर साइन 1/4 पाई/4 हो गया। 4 टू 8 -1 7 पाई/4 ये बना। अच्छा 7 पाई/4 की अगर भाई बात की जाए तो मेरे ख्याल से 7 पाई/4 यानी साइन में वैल्यू आएगी। देखो 7 पाई/4 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और उसमें साइन जो होता है वो तो बेटा नेगेटिव होता है। तो यानी साइन 45 की वैल्यू तो 1/√2 होती, नेगेटिव में -1/√2। तो यानी बाई 1 की तो वैल्यू हो गई 2 सेंटीमीटर इंटू माइनस का 1/√2। यानी मैं लिख सकता हूं बाई 1 इक्वल टू आ गया माइनस का 2/√2 सेंटीमीटर। मीन्स मैं लिख सकता हूं बाई 1 तो है अपने पास में माइनस का √2 सेंटीमीटर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये तो बाई 1 की बात है। अब बात करते हैं बाई 2 की कि बाई 2 कितना आएगा। समझो जरा बेटा, अगर मैं बाई 2 निकालूं, ध्यान दो बाई 2 मतलब यहां इससे ये कैलकुलेट करूंगा। तो अगर मैं बाई 2 कैलकुलेट करूं तो बाई 2 तो है 10 सेंटीमीटर साइन पाई इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू तो 1 सेंटीमीटर यानी 1 माइनस 10 पाई टी 10 पाई इंटू टी की वैल्यू तो है 5 सेंटी सेकेंड यानी 5 इंटू 10 टू दी पावर -2। तो ये बन जाएगा, देखो यहां से कैंसिल, पावर -1 यानी 0.5 का मतलब 1/2। तो बाई 2 तो आ गया अपने पास में 10 सेंटीमीटर साइन पाई माइनस पाई/2 और साइन पाई/2 की तो वैल्यू होती है मेरे बच्चे, साइन पाई/2 की वैल्यू तो 1 हुआ करती है। तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी यानी बाई 2 की तो वैल्यू आ गई 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान देना, ये वाली जो वेव है, ये वाली वेव इसे डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही है ऊपर की तरफ 10 सेंटीमीटर। दूसरी वाली जो वेव है वो इसे डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही है नीचे की तरफ -√2 सेंटीमीटर। तो नेट डिस्प्लेसमेंट सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल से क्या होगा बच्चे, वो होगा 10 माइनस का √2 सेंटीमीटर। जैसे ये वाली जो वेव थी, ये वाली ऐसे ये वेव आ रही, ये वाली वेव मान लो यहां पर ये पार्टिकल है, इसे डिस्प्लेस करने के ऊपर कर रही कोशिश 10 सेंटीमीटर। दूसरी वेव जो इस पर मिल रही है आकर के वो इसे नीचे की तरफ डिस्प्लेस करने की कोशिश कर रही है √2 सेंटीमीटर। तो अगर मैं नेट डिस्प्लेसमेंट देखूंगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल मैंने लेट कर लिया बाई है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 10 माइनस √2 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर हो गई होगी। चलो आगे देखते हैं, ध्यान दो। तो अब अगर हम लोग आगे बात करें तो ये जो जितनी भी सारी चीजें पढ़ी है वो तो हम लोगों ने कोहेरेंट सोर्सेस की वजह से पढ़ी है। कोहेरेंट सोर्सेस वो सोर्सेस थे, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था, जिनके किसी भी प्लेन पर जो दो पार्टिकल होते थे वो एक ही फेस में होते थे, जिनकी फ्रीक्वेंसी क्या रहती थी बेटा, सेम रहती थी, यानी ओमेगा की वैल्यू सेम हुआ करती थी। लेकिन अब हम बात करेंगे इनकोहेरेंट सोर्सेस की। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है इनकोहेरेंट सोर्सेस। ध्यान देते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। इनकोहेरेंट सोर्सेस incoherent sources are those in which frequencies are not same, जिनमें फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि एक कोई वेव है, ये ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट से एक वेव ऐसे चलना चालू है और ये वेव यहां पर पहुंची, ये पॉइंट है पी। ये कोई दूसरी वेव है, ये वेव भी ऐसे चलना चालू हुई और ये यहां पर पहुंची इसी पी पॉइंट पर। मैंने लेट कर लिया कि ये वाली वेव थी जो ए पॉइंट से ट्रेवल कर रही थी, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी यानी ए से पी तक की डिस्टेंस है दैट इज द x1, और ऐसे बी से पी तक की जो डिस्टेंस है वो है x2। ये दोनों डिस्टेंसेस है। अब मैं इस वेव की अगर इक्वेशन लिखना चाहूं पहली वाली वेव की, तो वो मैंने कह दिया लेट कि a/1 इक्वल टू है a1 साइन ω1t माइनस के, मैंने कहा मीडियम सेम है तो मैं k की वैल्यू सेम रख रहा हूं, हो सकता है अलग भी रख लूं, कोई दिक्कत नहीं है। अलग मीडियम अगर कर दिया तो मैंने कहा k x1 है क्योंकि x1 चाहिए। ω1t मैंने क्यों लिखा, देखो इससे पहले जब मैं कोहेरेंट सोर्स पढ़ता था तो कोहेरेंट सोर्स में यहां पर केवल ओमेगा लिखा था, क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेस में फ्रीक्वेंसी जो थी वो चेंज नहीं होती थी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी चेंज
नहीं होगी। अभी इस वेव की फ्रीक्वेंसी अलग है और इस वेव की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो ये दोनों सोर्सेस आपस में इनकोहेरेंट सोर्सेस है। तो इसकी एंगुलर अगर फ्रीक्वेंसी अलग है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी तो बेटा अलग ही होगी, तो ये ओमेगा 1 इंटू टी लिख दिया अपन लोग। ठीक है, दूसरी वेव की अगर मैं इक्वेशन लिखना चाहूं तो वो आ गई अपने पास में y2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा 2t माइनस का kx2। ये दूसरी वेव की इक्वेशन हो गई। अब मैं ये कहूं कि भाई एक काम करते हैं कि फेस बताओ, फेस डिफरेंस कितना होगा। तो चलो कोई दिक्कत नहीं यार, फेस डिफरेंस बता लेते हैं इनके बीच का। तो अगर मैं फेस डिफरेंस देखूं तो मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो वेव थी इसका भी जो फेस है वो है φ1 और इस वाली का जो फेस है वो कितना है φ2। फेस मींस होता है एंगल। ये फेस हो गया एक का φ1 और दूसरे का फेस क्या हो गया φ2। तो अगर मैं फेस डिफरेंस देखूं सो फेस डिफरेंस डेल्टा फाई इक्वल टू होना चाहिए बेटा φ1 माइनस का φ2। सो डेल्टा फाई आ जाएगा अपने पास में φ1 मींस हो गया दिस वैल्यू, यानी ओमेगा 1 इंटू टी माइनस के x1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी माइनस का के x2। यहां से अगर वैल्यू सॉल्व करेंगे सो डेल्टा फाई इक्वल टू ओमेगा 1 टी माइनस ओमेगा 2 टी माइनस माइनस से प्लस का के हो जाएगा x2 माइनस x1। अगर मैं इस वैल्यू को और देखूं देन डेल्टा फाई इक्वल टू हो गया अपने पास में t टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 टी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 प्लस के तो बेटा वेव नंबर होता है और इसे शायद अपन लोग लिखते थे 2 पाई अपॉन लैम्डा x2 माइनस x1 को अपन लोग लिख सकते हैं डेल्टा x। यहां तक बात क्लियर है। चलो बहुत अच्छी बात है। तो अगर अपन लोग देखेंगे कि यहां पर ये जो फेस डिफरेंस है, पहले जब हम लोगों ने कोहेरेंट सोर्स की बात की थी तो मेरे ख्याल से बच्चे ये आया था कोहेरेंट सोर्स में फेस डिफरेंस 2 पाई अपॉन लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस, अगर कोई इनिशियल फेस नहीं था तो इनिशियल फेस डिफरेंस अगर मैं मान ले रहा हूं कि 0 है तब ये वैल्यू आई थी। और ये जो अपने पास में फेस डिफरेंस आया था ये टाइम डिपेंडेंट नहीं था, यहां पर टाइम डिपेंडेंट था ही नहीं, पाथ डिपेंडेंट था। लेकिन इस वाले में ये जो अपने पास में फेस डिफरेंस आया हुआ है वो तो टाइम डिपेंडेंट भी है। देखो यहां पर टाइम के ऊपर डिपेंड कर गया ये वाला फेस डिफरेंस। तो अब क्या होगा समझो, अब होगा कुछ ऐसा कि अगर मैं इंटेंसिटी लिखना चाहूं, ये वेव गई, इसकी इंटेंसिटी लेट मैंने कर ली रिजल्ट इंटेंसिटी I1 और ये वाली वेव गई, इसकी इंटेंसिटी मैंने लेट कर ली I2 और ये दोनों एक दूसरे से इंटरफेयर कर गई तो इनसे बनेगी एक रिजल्टेंट वेव और मैंने लेट कर ली उस रिजल्टेंट वेव की तो इंटेंसिटी I है। तो मेरे प्यारे बच्चे कहेंगे कि सर I तो लिखना मुझे आता था और वो तो था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 कॉस ऑफ फाई मींस फेस डिफरेंस, मैंने लिख दिया डेल्टा फाई। अब इनकोहेरेंट सोर्स अगर है तो यहां बेटा डेल्टा फाई की जगह तो ये वाली वैल्यू आएगी और ये वैल्यू तो टाइम डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये जो रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी होगी वाला वो तो टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी, यानी कि टाइम के ऊपर डिपेंड करेगी तो इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी होगी और इंस्टेंटेनियस इंटेंसिटी को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। किसी एक इंस्टेंट पर तो कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन वेव के लिए उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो अपने पास में एक आइडिया कि जब इंस्टेंटेनियस कोई चीज आया करती तो क्या करते थे बेटा, एवरेज वैल्यू उसकी निकाल लिया करते। तो हम लोग अपन लोग क्या करेंगे, इसकी एवरेज वैल्यू आई की निकालेंगे। तो अगर अपन लोग इसकी आई की एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो यार कॉस थीटा की जो एवरेज वैल्यू होती है जब टाइम डिपेंडेंट होता था तो मेरे बच्चे कहेंगे सर वो तो मुझे पता है कॉस थीटा की एवरेज वैल्यू तो 0 होती थी, साइन थीटा की भी 0 थी। तो ये वैल्यू 0 अगर होगी तो ये पूरी वैल्यू ओवरऑल 0 हो जाएगी। तो एवरेज इसकी इंटेंसिटी आ जाएगी I1 प्लस I2। तो पता है कुल मिला के समरी क्या निकली, समरी ये निकली इस चीज की कि अगर अपने पास में इनकोहेरेंट सोर्सेस हैं तो फेस का डिफरेंस चाहे कुछ भी हो, एक की इंटेंसिटी गिवन है दूसरे की इंटेंसिटी गिवन है तो अपन लोग डायरेक्ट ऐड कर देंगे। जैसे सनलाइट तो इनकोहेरेंट सोर्स हुआ, अगर ट्यूबलाइट की बात की जाए तो ट्यूबलाइट भी तो इनकोहेरेंट सोर्स हुआ। इन दोनों की अगर इंटरफेरेंस कराएं तो इंटेंसिटी दोनों की सीधे सीधे क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे। इस तरीके से अपन लोग इनकोहेरेंट सोर्सेस के बारे में स्टडी कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है कि जो वेव्स होती है उनमें रिफ्लेक्शन या ट्रांसमिशन कैसे होता है वो देखते हैं। नेक्स्ट इज सॉरी एक और न्यूमेरिकल है, जरा देख लेते हैं कि अगर कोई दो कोहेरेंट सोर्सेस है
और एक की इंटेंसिटी आई नॉट, दूसरे की भी इंटेंसिटी आई नॉट है, तो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान देते हैं। मान लो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव अगर निकालनी तो वो तो बेटा फॉर्मूला होता था अपने पास में I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 अंडर रूट ऑफ I2 कॉस ऑफ फाइव मीन्स इनके बीच का फेस डिफरेंस। मैंने लेट कर लिया यार, फाइव है, कोई दिक्कत नहीं। तो I इक्वल टू I1 की जगह अगर लिखोगे तो I1 तो यार बेटा I नॉट है, तो यहाँ पर आ गया I नॉट प्लस I नॉट प्लस 2 टाइम्स ऑफ I नॉट इंटू कॉस फाइव, यानी I इक्वल टू आ गया यहाँ पर 2I नॉट प्लस 2I नॉट कॉस फाइव। मैंने इधर से 2I नॉट को कॉमन ले लिया तो बचेगा 1 प्लस कॉस फाइव। और मेरे प्यारे बच्चे 1 प्लस कॉस फाइव को लिखने का एक तरीका है 2I नॉट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 5I2 माइनस 1, ये लिख देते हैं। 1 से 1 कैंसिल हो गया, देन दिस वैल्यू इज 4I नॉट कॉस स्क्वायर 5I2। बहुत काम की चीज है, आगे वेव ऑप्टिक्स जब 12th में हम लोग पढ़ेंगे तो वेव ऑप्टिक्स में ये चीज, ये वाला फॉर्मूला काम में आएगा, ध्यान देना। तो ये तो इसके रिजल्टेंट वेव की इंटेंसिटी आ गई। अब कोई बच्चा ये कहे कि सर इसका ग्राफ ड्रॉ कर दो, अगर एक जगह आई नॉट है दूसरी जगह ये है, फेस डिफरेंस फाई है, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आई और किसी पोजीशन के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो अगर अपन लोग यहां से लेकर के चलें इसका ग्राफ, तो ये तो 2I नॉट कॉस फाई हुआ, तो 2I नॉट इसकी एम्पलीट्यूड पोजीशन हुई। कॉस फाई का ग्राफ अगर अपन लोग निकालेंगे तो कुछ ऐसा होना चाहिए था। ऐसा होना चाहिए था, और ये वैल्यू 2I नॉट है। लेकिन बच्चे कहेंगे सर 2I नॉट के कॉस फाई थोड़ी ना है, उसके साथ में 2I नॉट तो और रेड है, इसका मतलब ये ग्राफ थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि कुल मिला के इसका जो ग्राफ बनना है वो तो 2I नॉट ये शिफ्ट होगा, मतलब ये यहां से ऐसे 2I नॉट शिफ्ट होगा और ये ऐसे जाएगा, तो ये वैल्यू तो 4I नॉट होनी चाहिए इस तरीके से, यानी ये वाला ग्राफ नहीं होगा। चलो ठीक है, यहां तक तो बातें क्लियर है, अब कोई दिक्कत नहीं। अच्छा है भी ऐसा ही, समझो जरा, मान लो मीडियम सेम है, 4I नॉट वहां पर आएगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी जहां पर मैक्सिमा होगी, सेम फेस होंगे, फाई की वैल्यू क्या होगी 0, कॉस 0 की वैल्यू 1, 4I नॉट। और जहां पर अपोजिट फेस होंगे वहां पर क्या होता है, वहां पर क्या होती है बेटा, वहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो वहां मिनिमम वैल्यू मिलेगी इंटेंसिटी की, यानी कि यहाँ फाई की जगह क्या लिखोगे 180, तो 180/2 हो गया 90, और कॉस 90 की तो वैल्यू होती है बेटा 0, और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो इंटेंसिटी भी क्या हो गई 0। मतलब अपोजिट फेस में अगर सेम इंटेंसिटी वाली मिलेंगी तो इंटेंसिटी तो 0 होनी होनी, वही हो रहा है। पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा, फिर देखा था कि λ/2 के बाद डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, फिर कंस्ट्रक्टिव, फिर डिस्ट्रक्टिव, इस तरीके से इंटरफेरेंस होते चले जा रहे हैं। मेरे ख्याल से बात क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट पे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव। थोड़ा सा ध्यान से देखिए इसे। देखो बेटा, अगर मैं लाइट की बात करूं, मैं भी लाइट भी तो एक वेव ही है, लेकिन थोड़ा सा वेव ऑन स्ट्रिंग और इन दोनों में अलग फिनोमिना, लेकिन इंटर रिलेट करने की कोशिश करूंगा। अगर मैं लाइट की बात करूं बेटा, तो होता क्या था, मान लो ये कोई इंटरफेस है जो दो मीडियम को, ये मीडियम 1 हो गया और ये हो गया मीडियम 2। ये जो इंटरफेस है वो इन दोनों मीडियम को डिवाइड कर रहा है। तो ये कोई लाइट रे अगर आई, सपोज ये लाइट रे आई, तो इधर आकर के रिफ्लेक्ट हो गई। इस लाइट को अपन लोग ने क्या नाम दिया बेटा, इंसिडेंट रे। सभी को पता है, सब्जी वालों को भी पता है, रिक्शे वालों को भी पता है, तो मेरे प्यारे बच्चों को तो पता ही होगा। ये हो गए अपने पास में रिफ्लेक्टेड रे, ये तो नॉर्मल था।
और जब एक मीडियम से लाइट रे दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है तो उसे कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्टेड रे। यहां पर हम लोग एक टर्म यूज करते हैं क्योंकि वेव के ऊपर बात कर रहे हैं, उसी को ट्रांसमिटेड वेव और कहते हैं, ट्रांसमिटेड वेव या ट्रांसमिटेड रे, ठीक है, वो दिक्कत है। अब देखो इस मीडियम में मैंने लेट कर ली कि वेव की स्पीड है v, तो उसी सेम मीडियम में यहां पर भी स्पीड क्या होनी चाहिए v। तो अगर इंसिडेंट रे की स्पीड है v तो रिफ्लेक्टेड की भी v होगी। एक मीडियम में वेव की स्पीड सेम रहती है। मैंने कहा यहां पर फ्रीक्वेंसी है f, तो फ्रीक्वेंसी यहां पर भी बेटा f होगी। अच्छा इस मीडियम की अगर बात करें तो मीडियम चेंज हुआ है, मीडियम चेंज हुआ तो वेव की स्पीड क्या हो जाती थी बेटा, चेंज हो जाती है। तो यहां पर स्पीड मैंने लेट कर ली v डैश, लेकिन फ्रीक्वेंसी तो f ही रहेगी। क्यों फ्रीक्वेंसी f रहेगी सर? फ्रीक्वेंसी इसलिए f रहेगी क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, वो सोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी कभी मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है, मीडियम की प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर स्पीड की बात की जाए तो स्पीड तो मीडियम की प्रॉपर्टी है। लाइट किसी भी जिस मीडियम में चलेगी उसी की तरीके से स्पीड उसकी आएगी। अगर वैक्यूम में चलती है तो उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही हाल वेव का है। तो यानी कि स्पीड इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, और अपन लोग को ये पता है v = f लैम्डा। तो अगर ये मीडियम की प्रॉपर्टी है, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लैम्डा इज आल्सो प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, यानी कि लैम्डा भी मीडियम पर डिपेंड करेगा। तो वेवलेंथ आल्सो डिपेंडिंग ऑन मीडियम, फ्रीक्वेंसी नहीं डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब यहां पर मैंने कहा कि अगर इधर स्पीड v है, फ्रीक्वेंसी f है, तो इधर भी स्पीड v और फ्रीक्वेंसी f होगी, लेकिन यहाँ स्पीड v डैश हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, सोर्स की प्रॉपर्टी। मैं कहूँ यहाँ पर ये जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा है, तो रिफ्लेक्टेड की भी लैम्डा होगी क्योंकि यहाँ मीडियम चेंज नहीं हुआ, लेकिन इधर मीडियम चेंज हो गया तो इसकी भी वेवलेंथ चेंज होगी, लैम्डा डैश हो गई। एक बात और मैं कहना चाहूंगा बच्चों से कि बच्चे अगर यहाँ पर ये जो पावर आई है, पावर इंसिडेंट E0 है, E0 है, तो रिफ्लेक्टेड रे की पावर मैंने कह दी कि ER है और ट्रांसमिटेड रे की पावर ET है। तो बच्चे ये बोलेंगे कि सर यही पावर तो दोनों में डिवाइड हो गई, और ये पावर अगर दोनों में डिवाइड हो गई तो क्या E0 = ER + ET लिख सकते हैं? मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे बिल्कुल सर, क्यों नहीं लिख सकते, ये तो क्लियर सी बात है, इसको हम लोग लिख लेंगे। चलो, तो यहां तक बात तो लाइट की थी, लेकिन बात सिर्फ लाइट की नहीं होगी। बात तो ये होगी कि स्ट्रिंग के ऊपर अगर वेव चलेगी तो क्या क्या हो सकता होगा। समझो, ध्यान देना बेटा। अब मान लो मैंने कहा कि स्ट्रिंग के ऊपर वेव चल रही है किसी, ये मान लो ये कोई स्ट्रिंग है, ये कोई स्ट्रिंग है। अच्छा ये एक स्ट्रिंग है, सॉरी, मान लिया ये एक स्ट्रिंग है, और इधर फिर मैंने एक स्ट्रिंग चेंज कर दी, ये कोई दूसरी स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग है कोई। और इन दोनों स्ट्रिंग को डिवाइड करने वाला इंटरफेस मैंने मान लिया x = g लेट कर लिया कि यहां पर इनको डिवाइड करने वाला इंटरफेस है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि एक वेव इधर से आ रही है, ऐसे झूम झाम आराम से मस्ती में ट्रेवल करती हुई वेव आ रही है, और इस वेव को नाम दिया कि ये वेव इंसिडेंट वेव है। इस वेव को क्या नाम दिया बेटा? इंसिडेंट वेव। और ये डायरेक्शन इधर की तो अपन मान के चल रहे पॉजिटिव x डायरेक्शन, तो इस वेव की तो इक्वेशन हो गई बाई आई = यहां का एम्पलीट्यूड यानी a साइन इधर की फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी माइनस का kx। चल, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या हुआ, जैसे ही वेव इस इंटरफेस पर पहुंची, मैंने कहा इस वेव के दो पार्ट हुए,
कैसे? पहले वाले में भी तो दो पार्ट हुए थे। पहले क्या हुआ था, जब लाइट रे गिरी तो एक तो रिफ्लेक्शन हुआ, दूसरा रिफ्रैक्शन हुआ। ऐसे ही यहाँ पर वेव के साथ में क्या हुआ, इस वेव के साथ में हुआ कि जैसे ये वेव इधर पहुंची तो इसके साथ में एक फिनोमिना ये हुआ कि इस वेव के दो पार्ट हुए। एक तो ये वेव रिफ्लेक्ट हो गई और दूसरा अगर मैं कहूं तो ये वेव क्या हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, यानी ट्रांसमिट हो गई आगे। यानी इसके साथ में ये हुआ कि एक तो ट्रांसमिटेड वेव ये बनी, दूसरी हो सकता है रिफ्लेक्टेड वेव बन गई। तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी उसकी जो इक्वेशन आएगी, ये जो रिफ्लेक्टेड वेव बनी इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, मैंने कहा बाई आर इक्वल टू एम्पलीट्यूड। ये तो भाई एम्पलीट्यूड अपने पास में किसका बेटा, ये तो एम्पलीट्यूड है अपने पास में ए आई, मैंने लिख दिया इसे ए आई। ये एम्पलीट्यूड है इंसिडेंट का, तो रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड मैंने लिख लिया ए आर साइन। क्या ये वेव ने स्ट्रिंग चेंज करी? नहीं, ये वाली जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसी स्ट्रिंग पर है जिस स्ट्रिंग पर इंसिडेंट थी। इसका मतलब इसका मीडियम चेंज नहीं हुआ है। अगर बेटा मीडियम चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब मीडियम चेंज अगर नहीं हुआ है तो इसका मतलब वेव नंबर चेंज नहीं होगा। बोले बच्चे सर क्यों वेव नंबर क्यों नहीं चेंज होगा? बेटा इसलिए नहीं चेंज होगा वेव नंबर क्योंकि वेव नंबर k इक्वल टू होता है ओमेगा अपॉन में b, और ओमेगा तो बेटा फ्रीक्वेंसी है और फ्रीक्वेंसी तो सोर्स की प्रॉपर्टी है। तो अगर मीडियम चेंज नहीं हुआ तो b चेंज नहीं हुआ, और b चेंज नहीं हुआ तो k भी चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब यहां पर ना तो ओमेगा चेंज होगा और ना k चेंज होगा, तो इसकी इक्वेशन में ओमेगा टी भी आना चाहिए और kx भी आना चाहिए। एक बच्चा बोला सर एक मिनट, ये वेव इधर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है लेकिन रिफ्लेक्टेड तो बेटा नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में गई, तो सर यहां पर साइन क्या अपन लोग पॉजिटिव लगा देंगे? तो बिल्कुल सही बात है, यहां पर साइन अपन लोग पॉजिटिव लगा देंगे, यानी ये जो होगी अपने पास में ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स बन गई। ठीक है, अब इस वेव को देख लेते हैं। ये वाली जो वेव है वो तो ट्रांसमिटेड वेव है, और इस ट्रांसमिटेड वेव की अगर अपन लोग बात करेंगे तो ट्रांसमिटेड वेव को लिखने का तरीका यह है कि इसकी इक्वेशन अगर अपन लोग लिखेंगे तो बाई टी लिख दिया, उसकी जगह एम्पलीट्यूड इसका ए टी साइन। क्या बेटा ओमेगा चेंज हुआ? नहीं सर, ओमेगा क्यों चेंज होगा? वो तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, तो फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी होती है, तो यहां तो ओमेगा टी ही रहेगा। बीच में साइन कैसा रखा जाए, नेगेटिव या पॉजिटिव? तो बच्चे बोलेंगे सर जैसी वेव चल रही थी वैसी चलती रहे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो बीच का साइन जो नेगेटिव था अपन लोग वैसा ही रखेंगे। एक बच्चा बोला सर अब इसके आगे तो के एक्स लगा सकते? नहीं भाई, के नहीं लगा सकते। के क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इस बार में स्ट्रिंग चेंज हुई, स्ट्रिंग चेंज हुई इसका मतलब मीडियम चेंज हुआ, और मीडियम चेंज हुआ इसका मतलब स्पीड चेंज हुई, और अगर स्पीड चेंज हुई इसका मतलब वेव नंबर भी चेंज हो गया, यानी के डैश यहां पर लिखना पड़ेगा। तो अब यहां पर हो जाएगा अपने पास में के डैश इंटू एक्स। ये तो इस वेव की इक्वेशन हो गई। चलो बहुत अच्छी बात है। अब क्या काम करना है? अब एक बच्चा बोलेगा कि सर काश अपन लोग जो है ये जो एम्पलीट्यूड है ए आर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाते, और यहां पर ये जो वेव नंबर है इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर पाते, के और के डैश की। तो अगर ये दोनों वैल्यू पता लग जाती तो हम लोग ट्रांसमिटेड वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन लिख देते। अगर इसकी इक्वेशन गिवन होती तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड ए आई के टर्म में निकालना, इसका एम्पलीट्यूड ए आई के टर्म में निकालना, यानी ए आर की वैल्यू ए आई के टर्म में निकालनी, ए टी की वैल्यू ए आई के टर्म में निकालनी, और के तो यहां पर है, के डैश की वैल्यू के के टर्म में निकालेंगे, इधर पुट कर देंगे तो अपन को इक्वेशन पता लग जाएगी वेव की, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव की। चलो कोई दिक्कत नहीं, निकाल के देखते हैं। तो ध्यान देते हैं। अब बेटा देखो, जरूरी नहीं कि इसका, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला मैं दूंगा, कोई फॉर्मूला अगर डायरेक्ट तैयार कर लेते हो तो सीधे न्यूमेरिकल उससे निकल जाएंगे। जरूरी नहीं कि सारा डेरिवेशन समझे जाए, लेकिन जो बच्चे चाह रहे हैं कि हाँ मैथमेटिकली मुझे सारी चीजें समझनी है कि क्या क्या हो रहा होगा, तो उन बच्चों के लिए ये डेरिवेशन है। थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान देना बेटा। अब एक काम करता हूं, देखो मैंने ये बोला, ध्यान दो, ये इंटरफेस है, ये एक स्ट्रिंग है, और ये अपनी दूसरी स्ट्रिंग है, ये दूसरी स्ट्रिंग। इंटरफेस हो गया, एक स्ट्रिंग हो गई, और ये दूसरी स्ट्रिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होगा? अच्छा, ये जो इंटरफेस है मैंने पहले ही लेट किया था, कहां पर है बेटा? x इक्वल टू 0 पर। वेरी गुड,
बहुत अच्छी, कोई बात नहीं, चलो देखते हैं। अब देखना, अगर ये x इक्वल टू 0 पर है तो इसके जस्ट इधर यहां पर जो x की वैल्यू होगी वो टेंस टू 0 प्लस लेकर के चलूंगा, मतलब 0 से थोड़ी ज्यादा। जिन बच्चों ने लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ा होगा उनके लिए मैथमेटिक्स में टर्म है कि जब ये मैं इधर लेकर के चलूंगा तो यहां पर ये जो वैल्यू x टेंस टू 0 प्लस लूंगा, और इस तरफ अगर मैं देखूंगा तो ये वैल्यू मैं लेकर के चलूंगा x टेंस टू 0 माइनस, मतलब यहां पर x से थोड़ी, x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी ज्यादा और इधर x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम, मतलब जस्ट ये कि x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट ये, उसके जस्ट पास में ये वाला पॉइंट और इसके जस्ट पास में ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स पर देखेंगे। और अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स पर देखूं तो मेरे बच्चे कहेंगे कि सर एक बात बताओ, अपन लोग तो x इक्वल टू 0 पर ही है लगभग, ये तो 0 माइनस या 0 प्लस का मतलब है कि अपन लोग 0 पर है, और अगर अपन लोग 0 पर है तो इसका साफ साफ मतलब हुआ यहां पर जो kx या kx ये वैल्यू लिखिए, यहां पर x की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, कर भी लेते थे मैथमेटिक्स में, तो ये था ना अपने पास में टर्म। चलो, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि बाई आई इक्वल टू एट x टेंस टू 0 प्लस, जैसे मैं कहूंगा एट x टेंस टू 0 प्लस, तो उधर तो ट्रांसमिटेड वेव चल रही थी और इस वेव की तो इक्वेशन जो थी बेटा वो आ गई थी बाई ट्रांसमिटेड इक्वल टू a ट्रांसमिटेड साइन ओमेगा टी। बच्चे कहेंगे सर kx कहां गया, भाई x की जगह तो 0 कर दिया, एक इक्वेशन बन गया। अब दूसरी की बात करते हैं, इधर अगर मैं बाई आर की वैल्यू लिखूं x इक्वल टू 0 पर, तो बाई आर होना चाहिए अपने पास में एट x इक्वल टू, ये तो माइनस 0 माइनस पर है, तो एट x इक्वल टू 0 माइनस x टेंस टू 0 माइनस बाई आर जो होगा वो हो जाना चाहिए a रिफ्लेक्टेड साइन ओमेगा टी, एंड ऐसे ही बाई आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा a इंसिडेंट साइन ओमेगा टी। ये बात है। अब समझो, जब मैं यहां पर पहुंचा हूं तो ये तो दोनों फेस इक्वल है, जैसे मैं यहां पर पहुंचा हूं इसका मतलब यहां पर इन दोनों वेव, जो दोनों वेव यहां पर कंबाइन हुई आकर के, इन दोनों वेव की जो नेट डिस्प्लेसमेंट जो आएगा, अगर मैं इन दोनों वेव को जोड़ूं तो वो क्या होगा, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस ए आई साइन ओमेगा टी। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जोड़ दो, मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, अगर मैं इस वेव की क्वांटिन्यूटी की इक्वेशन देखूं, क्वांटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कैलकुलस में एक टर्म है, और उसमें अगर मैं इसकी क्वांटिन्यूटी देखूं तो क्वांटिन्यूटी ऑफ वेव अगर देखें, सो क्वांटिन्यूटी ऑफ वेव, बेटा परेशान होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूले से काम बन जाता है इसमें, लेकिन लिमिट, क्वांटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी 12th क्लास में बच्चे देखेंगे, ठीक है। तो क्वांटिन्यूटी की अगर बात करें तो क्वांटिन्यूटी में एक चीज देखो, अगर वेव ये कॉन्टिन्यूअस है, यहां से ऐसे आई, ट्रेवल करी, टकराई, वापस गई, इधर आ गए, ऐसे ट्रेवल करती गई, तो क्वांटिन्यूअस अगर है तो इसका मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में बाई की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कैसे समझो, जैसे मैं कहूं वेव कॉन्टिन्यूअस है, ये वेव दोनों देखो, ये वाली वेव ऐसे आई इधर, ये जस्ट इसके पीछे वाला पॉइंट और ये जस्ट इसके आगे वाला पॉइंट, तो इनके बीच के जो बाई है, बाई डिस्प्लेसमेंट, तो ये इनका ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तभी तो कॉन्टिन्यूअस है वेव, और ज्यादा डिफरेंस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों यानी इस तरफ वाली जो वेव होगी यानी बाई आई प्लस बाई आर, वो तो यार होनी चाहिए किसके इक्वल, बाई टी के इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या यहां पर लिख सकता हूं, बाई टी इक्वल टू बाई आई प्लस बाई आर, ये वैल्यू आ गई। सो बाई टी इक्वल टू, सो बाई टी की वैल्यू क्या है, बाई टी की वैल्यू तो मेरे बच्चे बोलेंगे कि सर बाई टी तो अपना है किसके इक्वल, बाई टी है ए टी साइन ओमेगा टी, तो बाई टी की जगह लिखेंगे ए टी साइन ओमेगा टी इक्वल टू बाई आई प्लस बाई आर, और बाई आई की वैल्यू है अपने पास में ए आई साइन ओमेगा टी, एंड ऐसे ही बाई आर की वैल्यू है ए आर साइन ओमेगा टी। ये साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी से साइन ओमेगा टी कैंसिल,
तो अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पर ए टी इक्वल टू ए आई प्लस ए आर, यानी मैं ये लिख सकता हूं कि ए टी माइनस ए आर इक्वल टू ए आई, और इसे मैंने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो, एक इक्वेशन से यहां से काम बन गया कि ए टी ए आर और ए आई में एक रिलेशन आ गया। अगर एक इक्वेशन और ए टी आर के टर्म में बन जाए तो मैं ए टी और ए आर की वैल्यू ए आई के टर्म में कैलकुलेट कर ले जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं क्या बनेगा, ध्यान देना। अब क्या होगा, दूसरी इक्वेशन कहां से लाए, तो एक बच्चा बोला सर एक प्लान है। दूसरी इक्वेशन अपन लोग ये ला सकते हैं कि यहां कोई एनर्जी तो लॉस हो नहीं रही, और अगर सर एनर्जी नहीं लॉस हो रही है तो क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है बेटा, एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर फॉलो करेगा। मतलब जितनी एनर्जी इस इंसिडेंट रे की होगी, एनर्जी मींस पावर, एनर्जी जो भी इंटेंसिटी कहेंगे, जितनी इसकी होगी उतनी इसकी और इसकी होगी। फिर से, जितनी एनर्जी इस इंसिडेंट रे की होगी उतनी एनर्जी इसकी और इसके सम के बराबर होगी, क्योंकि कुछ तो रिफ्लेक्ट हो गई एनर्जी और कुछ रिफ्रैक्ट हो गई। यानी अपन लोग यहां पर एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो कर सकते हैं। चलो करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन मींस पावर की वैल्यू बात करते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेज आगे, यहां पर अप्लाई कर दिया एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन। अब अगर अपन लोग एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें, मतलब पावर की, तो जो पावर इंसिडेंट हुई है वो दो पार्ट में ब्रेक हुई है, एक तो रिफ्लेक्टेड पावर और दूसरी ट्रांसमिटेड पावर। पावर को क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 पाई एफ स्क्वायर, एफ तो सोर्स की प्रॉपर्टी है, इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड बेटा यहाँ कौन सा, इंसिडेंट वाले का, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। उसके बाद में म्यू, म्यू इज द मास पर यूनिट लेंथ, होता है ना, ठीक है, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं, इंटू बी, ये तो होता था म्यू इंटू बी, बी इज द स्पीड ऑफ बी। तो यहां मैंने लिख दिया म्यू वन और इसकी जगह लिख दिया बी वन। ऐसे ही इधर आ जाएगी अपने पास में पावर रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड वेव की पावर आ गई अपने पास में 2 पाई फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, सॉरी 2 पाई स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर, ए रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर। रिफ्लेक्टेड वेव की अगर बात की जाए तो मेरे बच्चे कहेंगे सर यहां पर भी अगर बात करोगे तो म्यू वन ही रखो, क्योंकि ये चेंज हुआ ही नहीं, ये तो म्यू वन ही है, और यहां भी स्पीड चेंज नहीं होगी क्योंकि उसी मीडियम में अपन लोग चल रहे हैं। चलो, तो रिफ्लेक्टेड वेव की जगह म्यू वन वी वन, लेकिन ट्रांसमिटेड वेव में दोनों चीजें चेंज हो चुकी हैं। तो ट्रांसमिटेड वेव में मास पर यूनिट लेंथ भी चेंज है और स्पीड भी चेंज हो गई। 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर से 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा अपने पास में ए आई स्क्वायर। अगर मैं बात करूं म्यू वन की, कोई दिक्कत नहीं, म्यू वन जो होता है बेटा मास पर यूनिट लेंथ होता है, और एक टर्म और होता है म्यू इक्वल टू टी अपॉन में बी स्क्वायर। देखो टी इक्वल टू होता था टेंशन म्यू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, म्यू टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर, सो म्यू इक्वल टू टी बाई बी स्क्वायर। यानी यहां पर लिख सकते हैं अपन लोग टी अपॉन में बी वन स्क्वायर इंटू बी वन। भाई क्यों टी मैंने क्यों नहीं चेंज किया, टी इसलिए नहीं चेंज किया क्योंकि ए की स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग में टेंशन हर पॉइंट पर क्या होगी, स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग है, टेंशन हर पॉइंट पर सेम होगी। तो इधर आ जाएंगे अपन लोग आगे ए आर स्क्वायर, इधर म्यू वन लिखा हुआ है तो म्यू वन की जगह फिर से टी अपॉन में बी वन स्क्वायर इंटू बी वन प्लस ए टी स्क्वायर टी अपॉन में बी टू स्क्वायर अपॉन में बी वन, सॉरी बी टू स्क्वायर, ये बी टू। देखो एक बी टू से एक बी टू कैंसिल, एक बी वन से बी वन कैंसिल, एक बी वन से बी वन कैंसिल और टी, ये सारे कैंसिल हो गए। बचा क्या अपने पास में, ए आई का स्क्वायर अपॉन में बी वन इक्वल टू ए आर का स्क्वायर अपॉन में बी वन प्लस ए टी का स्क्वायर अपॉन में बी टू। यही तो बना था, कोई दिक्कत नहीं, चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक काम करते हैं, पीछे वाला अगर हम लोग फॉर्मूला देखें, इधर जो इक्वेशन बनाई थी वो थी ए टी माइनस ए आर, इधर भी अगर काश में इस टर्म में बना पाता ए टी माइनस ए आर के टर्म में तो काम बन जाता अपना। ठीक है, बनाते हैं, कोशिश करते हैं। चलो मैं इस टर्म को अगर इधर ले आऊं तो ए आई स्क्वायर
अपॉन B1 माइनस AR स्क्वायर अपॉन B1 इक्वल टू AT स्क्वायर अपॉन में B2। इधर से अगर अपन लोग बेटा B1 कॉमन लेंगे, उधर ले जाएंगे तो AI स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर इक्वल टू B1 अपॉन में B2 टाइम्स ऑफ AT स्क्वायर। इस टर्म को क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, AI प्लस AR इंटू AI माइनस AR इक्वल टू B1 अपॉन में B2 टाइम्स ऑफ AT स्क्वायर। मेरे बच्चे कहेंगे बिल्कुल सर क्यों नहीं लिख सकते, और अगर पीछे इसमें देखा जाए तो AI प्लस AR तो बच्चे AT के ही बराबर है, तो इधर अपन लोग लिखेंगे AI प्लस AR की जगह आ जाएगा AT, AI माइनस का AR इक्वल टू B1 अपॉन में B2 टाइम्स ऑफ AT का स्क्वायर। सो AT से ये AT क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन AI माइनस AR इक्वल टू B1 अपॉन में B2 टाइम्स ऑफ AT। यानी मैं इसे अगर AR और AT की इक्वेशन लिखना चाहूं तो इक्वेशन बनी अपने पास में B1 अपॉन में B2 टाइम्स ऑफ AT प्लस AR इक्वल टू AI, एक थर्ड इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन तो मेरे ख्याल से AT माइनस AR इक्वल टू AI है, यानी इधर लिख देंगे सेकेंड इक्वेशन AT माइनस AR इक्वल टू आगे AI। इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो AR से तो AR कैंसिल, तो AT मैंने कॉमन ले लिया, इधर बन गया अपने पास में टर्म B1 प्लस B2 अपॉन में B2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AI। मतलब अगर मैं AT की वैल्यू निकालूं तो बच्चे कहेंगे कि सर AT की तो वैल्यू अपने को पता लग गई, और वो वैल्यू आ चुकी है 2 टाइम्स ऑफ B2 अपॉन में B1 प्लस B2 टाइम्स ऑफ AI। चलो AT की वैल्यू AI के टर्म में आ चुकी है। एक वैल्यू और अपने कैलकुलेट करनी AR की वैल्यू। AR की वैल्यू भी निकालना कोई बहुत बड़ा टास्क है, तो AR इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में AT माइनस AI। सो AR इक्वल टू AT माइनस AI, और AT की तो वैल्यू है 2B2 अपॉन में B1 प्लस B2 टाइम्स ऑफ AI, यानी -1 हो जाएगा, AI मैंने कॉमन ले लिया। इससे अगर हम लोग देखेंगे तो बन जाएगा अपने पास में 2B2 माइनस B2 यानी B2 माइनस B1 अपॉन में B2 प्लस B1 टाइम्स ऑफ AI। बहुत ही प्यारा फॉर्मूला बेटा, बहुत अच्छा फॉर्मूला, कोई गंदा संदा फॉर्मूला नहीं है। इन दोनों फॉर्मूले को अगर अपन लोग याद रखेंगे तो जरूरी नहीं कि इसका डेरिवेशन पता हो, अगर इन दोनों फॉर्मूले को अपन लोग याद रखेंगे तो मोर और लेस अपना काम बन जाएगा। बिल्कुल काम बन सकता है बेटा। यहाँ पर अगर ये दोनों फॉर्मूले याद है और अपने को इक्वेशन ऑफ ट्रांसमिशन वेव या रिफ्लेक्टेड वेव अगर पूछी जाएगी तो अपन लोग इससे ट्रांसमिशन या रिफ्लेक्टेड वेव की इक्वेशन बना ले जाएंगे। जैसे देखते हैं, ध्यान दो। अच्छा, इसमें केवल यहीं पर खेल नहीं है, यहां तो चलो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी और बातें हम लोग कर सकते हैं। देखो ध्यान दो, इधर पर अपन लोग थोड़ी बातें ये कर सकते हैं, समझो। रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में दो चीजें हो सकती है, समझना। अगर रिफ्लेक्टेड वेव के बारे में बात करें तो यहां पर लिखा हुआ है बेटा AR इक्वल टू B2 माइनस B1। अगर B2 की वैल्यू, इफ B2 इज ग्रेटर देन B1, तो ये पूरी वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव आएगी। और अगर ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। मतलब ये हुआ कि अगर वेव ऐसे चल रही है, यहां से ऐसे टकराई, रिफ्लेक्ट हुई, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में ऐसी आएगी अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने का मतलब है कि B2 की वैल्यू, B2 मतलब इधर वाली वैल्यू, इधर वाली वैल्यू जो है ज्यादा हो, इधर वाली वैल्यू स्पीड क्या हो, कम हो। इधर अगर स्पीड ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये मीडियम कैसा होना चाहिए, रेयरर मीडियम। ये मीडियम कैसा होना चाहिए, डेंसर मीडियम। तो जब कोई लाइट, देखो जब कोई स्ट्रिंग में वेव डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ चलेगी, तब ये जो वेव आएगी वो अपनी उसी फेस में चलती चली जाएगी, यानी उसका एम्पलीट्यूड पॉजिटिव होगा। और अगर यही मैं बोलूं कि यहीं पर अगर मैं बोलूं कि B2 इज लेस देन B1, तो अगर B2 B1 से लेस है तब AR की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। और AR की वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब ये है कि ये जो है अगर इस तरीके से पल्स आ रही तो अब इस बार इधर की तरफ नेगेटिव बनाएगी जाकर के एम्पलीट्यूड।
तो यार कितनी अच्छी बात समझ भाई। यानी इधर अगर देखो ये V2 की वैल्यू लेस देन कब हो सकती है, जब यहां वाली स्ट्रिंग जो है, देखो V2 की वैल्यू ग्रेटर देन कब हो सकती है, जब टेंशन ज्यादा, म्यू की वैल्यू कम हो। और लेस देन कब होती है, जब टेंशन कम हो, म्यू की वैल्यू ज्यादा, म्यू की वैल्यू ज्यादा यानी मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा, यहां मास पर यूनिट भाई टेंशन तो उतनी, मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा का मतलब इधर का मीडियम बहुत ज्यादा डेंसर होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डेंसर मतलब ये जो स्ट्रिंग है काफी मोटी हो, तभी मास पर यूनिट लेंथ ज्यादा होगा। चलो खैर इन सब पर आगे बात करेंगे, ध्यान देते हैं। तो अपन लोग ने ये कैलकुलेशन सीख ली। अच्छा इसमें देखो, अगर अपन लोग निकालना चाहें यहां पर, तो यार बड़ा आसान काम है, इनसे और चीजें सीखना। जैसे ध्यान देना, मैंने कहा कि ये अपने पास में कोई न्यूमेरिकल है, इंसिडेंट रे की इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से, इंसिडेंट रे की इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और दो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग पर ये इंसिडेंट रे है अपने पास में, ये इंसिडेंट रे है ऐसे, इस स्ट्रिंग की मास पर यूनिट लेंथ दे रखी 16 टाइम्स ऑफ म्यू, और ये दूसरी स्ट्रिंग है, ये थोड़ी सी पतली है, इसकी मास पर यूनिट लेंथ दे रखी म्यू। पूछा जाए कि इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिशन वेव, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन वेव की इक्वेशन बताओ। बना लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, चलो बनाते हैं। अगर मैं ध्यान दूं यहां पर रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिशन वेव की इक्वेशन बनानी है अपने को, तो पहले एक काम करते हैं, यहाँ स्पीड कितनी होगी वो कैलकुलेट कर लेते हैं, स्पीड ऑफ द वेव। तो वेव की स्पीड यार यहाँ पर निकालने के लिए क्या काम करते हैं, ये तो दे ही रखा, टेंशन तो हर जगह सेम होगी, इसका मतलब मैंने लेट कर लिया कि इस मीडियम में वेव की स्पीड b है, तो इस मीडियम में कितनी होगी, मैंने कहा नहीं सर इस मीडियम में तो b डैश होगी, या मैं कहूँ इस मीडियम में b1 की वैल्यू तो b है, तो b2 की वैल्यू तो निकाल ही लेते हैं, तो b2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यार b1 की वैल्यू b और b की वैल्यू तो है अपने पास में, b1 हो गया अंडर रूट ऑफ t अपॉन में म्यू, और म्यू की जगह मैंने लिखा 16 म्यू, तो b2 तो आ जाएगा अपने पास में, b2 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ t अपॉन में म्यू के बाद। इससे इसे अगर डिवाइड करेंगे तो ये टर्म कैंसिल, म्यू से म्यू कैंसिल हो गया, तो b1 अपॉन b2 इक्वल टू आ गया बेटा 1/4। अगर ये वैल्यू 1/4 है, सो b1 इक्वल टू आ जाएगा b2/4, यानी b2 की तो वैल्यू आ जाएगी 4 टाइम्स ऑफ b1। तो अगर मैंने b1 को b माना है, तो b2 तो हो गया 4 टाइम्स ऑफ b। ये आ गई यहाँ पर वेव की स्पीड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, b2 ज्यादा है। अब समझ, अब क्या होगा, अगर मान लो ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो रिफ्लेक्टेड रे या तो ऐसे आ रही होगी या कोई और फेस होगा इसका, ठीक है। इसकी इक्वेशन बनाते हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे की इक्वेशन मेरे प्यारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो वाई आर इक्वल टू ए आर साइन, फ्रीक्वेंसी चेंज होनी नहीं यानी ओमेगा टी, अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी यानी बीच में क्या हो जाएगा प्लस का साइन, के का नंबर चेंज होना नहीं क्योंकि सेम ही वेव नंबर होगा, यानी इसकी जगह के लिख देते इनटू एक्स। बहुत बड़ी बात नहीं, ए आर केवल कैलकुलेट करना, और ए आर तो मेरे बच्चे जानते हैं, कैलकुलेशन बड़ा आसान था, मैंने बताया था क्या होता था, b2 माइनस b1 अपॉन में b2 प्लस b1 टाइम्स ऑफ ai, और ai की तो वैल्यू है a। मेरे बच्चे कहेंगे सर b2 की तो वैल्यू है 4 टाइम्स ऑफ b, यानी 4b माइनस b अपॉन 4b प्लस b टाइम्स ऑफ a, यानी ये बन गया अपने पास में 3b अपॉन में 5b टाइम्स ऑफ a, ये और ये कैंसिल, सो यहाँ पर ए आर की वैल्यू आ गई 3/5 टाइम्स ऑफ a। तो बच्चे बोलेंगे सर रिफ्लेक्टेड रे की जो इक्वेशन आई है वो तो आ गई 3/5 टाइम्स ऑफ a साइन ओमेगा टी प्लस kx। बहुत अच्छी बात है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर रिफ्लेक्टेड रे की तो इक्वेशन आ चुकी है, अपने को तो एक इक्वेशन और निकालनी है, और वो है अपने पास में ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन। चलो ट्रांसमिटेड वेव की भी इक्वेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो क्या होनी चाहिए समझो, अगर अपन लोग ट्रांसमिटेड वेव की बात करेंगे तो ट्रांसमिटेड वेव की जो इक्वेशन आएगी वो बेटा होगी बाई टी इक्वल टू ए ट्रांसमिटेड साइन ओमेगा टी फ्रीक्वेंसी माइनस, भाई इधर ही डायरेक्शन में ट्रांसमिटेड वेव ऐसे चलेगी तो माइनस भी साइन लगेगा माइनस का, लेकिन ये चीज चेंज हो जाएगी के डैश। अब के डैश कैसे कैलकुलेट करें, पहले तो के डैश कैलकुलेट करते हैं, और एटी, तो बेटा के डैश तो निकालना आसान काम है, कोई बड़ी बात नहीं। कैसे, तो जो के डैश अपन लोग कैलकुलेट करेंगे वो तो आएगा कुछ इस तरीके से, के डैश की वैल्यू अगर निकालेंगे सो के डैश इक्वल टू होगा ओमेगा अपॉन में बी, यही तो था।
और b की वैल्यू तो यहां पर चेंज हो चुकी, पहले b कितना था, ये b था, अब कितना है 4 टाइम्स ऑफ b, यानी k डैश की वैल्यू तो ओमेगा बाई बी, यानी ओमेगा बाई बी तो k था, यानी k डैश की तो वैल्यू हो गई बेटा k बाई 4, k डैश तो कितना आ गया k बाई 4। अब at निकाल लेते हैं। बच्चे कहेंगे सर at भी बड़ा आसान काम है, वो तो होता था 2v2 अपॉन में v1 प्लस v2 टाइम्स ऑफ ai, यानी a, तो 2v2 2 टाइम्स ऑफ v2 की तो वैल्यू है 4v और v1 प्लस v2 हो जाएगा 5v इंटू a, ये कैंसिल, ये बचा 8/5 टाइम्स ऑफ a, यानी कि ट्रांसमिटेड वेव की भी इक्वेशन आ गई अपने पास में, कितनी हो गई 8/5 टाइम्स ऑफ a साइन ओमेगा टी माइनस के की जगह हो गया बेटा k/4 टाइम्स ऑफ x, ये बन गई ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन। शायद मेरे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। आगे ध्यान, इस तरीके से एक और इक्वेशन दे रखी है। अब इस इक्वेशन में इन्होंने बोला है कि यहाँ का जो म्यू है वो म्यू है और इधर का 64 टाइम्स ऑफ म्यू है, ठीक है, ये दोनों दे रखे हैं। अब समझो क्या बनेगा, ध्यान देते वाला। तो अब होगा क्या समझो, इक्वेशन बनानी फिर यार वही कि रिफ्लेक्टेड रे की जो इक्वेशन होगी उसमें आएगा AR साइन ओमेगा टी माइनस के, क्योंकि ना तो यहाँ के चेंज होगा ना ओमेगा इसी मीडियम में चलेगी वो तो, और ट्रांसमिटेड वेव जो है इस मीडियम में चलेगी तो यहाँ ओमेगा तो नहीं चेंज होगा लेकिन के चेंज हो जाएगा। तो चलो पहले AR निकाल लेते हैं। तो मेरे बच्चे कहेंगे सर AR निकालना बड़ा आसान काम है, वो तो होगा v2 माइनस v1 अपॉन में v2 प्लस v1 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट रे, और उसका तो एम्पलीट्यूड a है। अब v2 और v1 निकाल लेते हैं। भाई देखो, अगर मैंने यहाँ पर v1 माना तो v1 की वैल्यू आ गई अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू, इसे मैंने v लेट कर लिया, और v2 की तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ t बाई म्यू की जगह 64 म्यू, यानी t बाई म्यू तो हो गया अपने पास में v बाई 64 यानी v बाई 8, तो v2 हो गया v बाई 8। तो AR जो आ जाएगा बेटा वो तो आ जाएगा अपने पास में v2 माइनस v1, तो v2 माइनस v1 क्या होगा, ध्यान दो, AR हो गया v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 मीन्स v बाई 8 माइनस v अपॉन v बाई 8 प्लस टाइम्स ऑफ a। मतलब अपन लोग लिख सकते हैं कि AR इक्वल टू v बाई 8 माइनस v बाई 8 माइनस v का मतलब हो गया माइनस का 7v बाई 8 अपॉन में 9v बाई 8 टाइम्स ऑफ a, b से v कैंसिल, 8 से 8 कैंसिल, सो AR की तो वैल्यू हो गई माइनस का 7/9 टाइम्स ऑफ a। ये हो गई अपने पास में रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, बच्चे बोलेंगे सर इसकी इक्वेशन तो बाई आर इक्वल टू AR की जगह मैं लिखूंगा माइनस का 7/9 टाइम्स ऑफ a साइन ओमेगा टी माइनस का kx। यार ये माइनस साइन हटा ले तो काम अच्छा बन जाएगा मेरे ख्याल में। तो माइनस साइन अगर हटाओगे तो एक काम करते हैं, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो क्या वहां 180 ऐड कर दूं, मैं पाई ऐड कर दूं। बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल पाई ऐड कर दो, तो बाई आर इक्वल टू आ जाएगा 7/9 टाइम्स ऑफ a साइन ओमेगा टी माइनस का kx प्लस पाई। ये क्या हुआ सर, पहली बार में अगर हमने देखा था तो वहां पर वेव जो आ रही थी वो उसी फेस में चली आ रही थी। इस बार में इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में तो यार पाई का फेस डिफरेंस 180 का, और यार ये 180 फेस डिफरेंस आया फिर आखिर कहां से आएगा बेटा, वो पता है क्यों आया, वो इसलिए आया कि ये वाली जो वेव जा रही थी, जब पहले हम लोग देख रहे थे तो इधर उस वाले अगर न्यूमेरिकल में अपन लोग देख रहे थे तो उसमें ये वाला मीडियम जो था ये कम डेंसर था, ये रेयरर था, ये वाला मीडियम डेंसर था क्योंकि ये रस्सी मोटी थी, इसका 16 म्यू था और यहां पर मास पर यूनिट लेंथ म्यू थी केवल। तो जब कोई रस्सी डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी, तो डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, जब डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी तो वो इतना ज्यादा डेंस है ही नहीं मीडियम, तो उससे टकरा करके ये पीछे बैक करे, रिटर्न नहीं करेगी, उसी फेस में चलती चली जाएगी, इसलिए ऐसी आई, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव आ गया। और वहीं पर अगर दूसरा केस मैंने देखा था तो उसमें तो ये रेयरर मीडियम से, ये देखो पतली रस्सी है, रेयरर मीडियम है, इससे डेंसर की तरफ पहुंची और जैसे मान लो ये मीडियम था, ये डेंसर की तरफ पहुंच रही, ऐसे अगर गई, ये ऐसे अगर पार्टिकल टकरा, इतना डेंस है कि वापस इसे रिटर्न कर रहे हैं, यानी जिस फेस में गए थे उससे जस्ट अपोजिट फेस में चलते चले आ रहे हैं, ये तो 180 पर एकदम से रिट्रेस हो जाएंगे। मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। तो अब आगे अगर अपन लोग यहां पर निकालना चाहेंगे किसका,
ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन, तो ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन के लिए पहले तो अपन को k निकालना पड़ेगा, k डैश की तो वैल्यू हो जाएगी अपने पास में ओमेगा बाई बी, और b की वैल्यू तो मेरे बच्चे जान रहे हैं कि यहाँ पर तो b बाई 8 है, तो यहाँ पर b बाई 8 अगर रखेंगे b डैश की वैल्यू तो 8 टाइम्स ऑफ ओमेगा बाई बी हो गया, यानी 8 टाइम्स ऑफ k हो गया, k डैश की तो वैल्यू आ गई 8 टाइम्स ऑफ k, और ऐसे ही at की वैल्यू आ जाएगी 2b2 अपॉन में b1 प्लस b2 टाइम्स ऑफ a, यानी 2 टाइम्स ऑफ b2, मतलब यहाँ वैल्यू अगर रखेंगे तो at इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b2, b2 की तो वैल्यू है बेटा अपने पास में, b2 की वैल्यू है कितनी आएगी b बाई 8 अपॉन में नीचे हो गया 9b बाई 8, 8 से तो 8 कैंसिल, b से b कैंसिल, 2 बाई 9 टाइम्स ऑफ a, तो यानी कि ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन बनेगी 2 बाई 9 टाइम्स ऑफ a साइन ओमेगा, फ्रीक्वेंसी यही रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, यानी बीच में साइन माइनस k की जगह k डैश, और k डैश की तो वैल्यू है बेटा 8k इंटू x, ये आ गई ट्रांसमिटेड वेव की इक्वेशन। तो मेरे ख्याल से बच्चों को कुछ बातें समझ में आ गई होंगी। चलो अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देता हूं, ध्यान देना। पहली बात, डेंसर मीडियम में यहां पर वेव की अगर बात की जाएगी तो वेव डेंसर मीडियम में, पहली बात वेव जो है वो डेंसर मीडियम में वेव की स्पीड होगी कम, अभी थी, जैसे मैं डेंसर मीडियम में घुसा था तो वो 16 म्यू वाले में तो इसकी स्पीड हो गई थी b बाई 8, तो डेंसर मीडियम में वेव की स्पीड होगी कम, वेव स्पीड ऑफ वेव इज लेस, एक तो कंक्लूजन ये निकला, स्पीड ऑफ वेव इज लेस। दूसरी बात, अगर रेयर मीडियम होगा तो वेव की स्पीड होगी ज्यादा, स्पीड ऑफ वेव इज मोर। तीसरी बात, अगर मीडियम जो है रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है डेंसर से रेयरर की तरफ हो रहा है, अगर रिफ्लेक्शन डेंसर से रेयरर की तरफ हो रहा है, एक मीडियम डेंसर है और दूसरा मीडियम रेयरर है, अगर रिफ्लेक्शन जो है ये वेव ऐसे जा रही डेंसर से रेयरर की तरफ हो रहा है, तब क्या हुआ था, तब ये ऐसे गई थी और वापस इसी, यानी एम्पलीट्यूड आया था पॉजिटिव, ऐसे वापस आ रही होगी तो इसी एम्पलीट्यूड पर वापस आ जाएगी, तो रिफ्लेक्टेड रे का एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होगा। और अगर यही चीज रेयरर से डेंसर की तरफ हो रही है तब क्या होता है, तो रेयरर से डेंसर की तरफ होगी तो ये अगर वेव ऐसे जा रही होगी तो वापस जब आएगी बेटा तो अपोजिट फेस में चल करके वापस आती थी, ये डेंसर है, ये भी बात क्लियर और पॉइंट क्लियर ध्यान देते हैं। अगर रिफ्लेक्शन कोई फिक्स्ड सरफेस से, मान लो फिफ्थ पॉइंट, अगर कोई फिक्स्ड सरफेस है इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अगर फिक्स सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ बेटा, फिक्स सरफेस का मतलब है इधर बहुत ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, और इधर अगर बहुत ज्यादा डेंसर मीडियम है तो इसका मतलब यहां पर तो μ2 बहुत ज्यादा, μ2 की वैल्यू इनफाइनाइट है, और b2 की तो वैल्यू बेटा अगर म्यू इनफाइनाइट है तो b इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी बाई म्यू, तो b2 की तो वैल्यू हो गई 0, और अगर b2 की वैल्यू 0 हो गई तो रिफ्लेक्टेड रे का जो एम्पलीट्यूड आता है वो तो b2 माइनस b1 अपॉन में b2 प्लस b1 टाइम्स ऑफ a, यानी ये तो 0 है, b1 से b1 कैंसिल, यानी कि एम्पलीट्यूड कैसा आ जाएगा बेटा, माइनस ए, मतलब ये वेव इधर से ही होकर आएगी, अरे वाह, और अगर इधर से होकर आई तो इनके बीच का फेज डिफरेंस तो पाई आएगा। लेकिन अगर ये फिक्स नहीं है, ये कोई रिजिड सपोर्ट नहीं है, तो रिजिड अगर सपोर्ट नहीं है तो हमने लेट कर लिया कोई बीड है, ऐसे इस तरीके से कोई बीड है, ये वेव चल रही, ये रॉड है, यहाँ कोई ऐसे बीड है, तो जब ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ये भी ऊपर की तरफ भागने की कोशिश करेगा, यानी ये बिल्कुल फिक्स नहीं है। इसका मतलब इधर जो मीडियम है वो मीडियम आसानी से हम लोग देख रहे हैं, तो ये मीडियम तो रेयरर मीडियम हुआ, और अगर यहाँ पर रेयरर मीडियम है, यहाँ पर अगर रेयरर मीडियम है तो रेयरर मीडियम है तो बेटा म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए इसके लिए, टेंस टू 0, तो b की वैल्यू तो हो जाएगी इनफाइनाइट, यानी b2 इनफाइनाइट हो गया, b2 टेंस टू 0, और अगर b2 इनफाइनाइट हो गया तो रिफ्लेक्टेड रे को अगर अपन लोग देखेंगे तो वो तो होती थी बेटा b2 माइनस b1 अपॉन में b2 प्लस b1,
टाइम्स ऑफ ए। अब b2 माइनस v1, तो b2 तो बहुत ज्यादा है, b1 तो बहुत कम है, b2 टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इसके कंपैरिजन में इसे नेग्लेक्ट कर देंगे तो b2 से b2 कैंसिल, यानी ar की तो वैल्यू आ गई a, मतलब जो वेव आएगी वो वापस ऐसे चली जाएगी। और तो और देखना बेटा यहाँ पर एक चीज और, ये वाली वेव भी इसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगी, ये वाली वेव भी इसे ऊपर की तरफ उठाने की कोशिश करेगी, तो इसका तो एम्पलीट्यूड यहाँ पर ये जो बीड है वो तो 2h पड़ जाएगी। अच्छा, उससे पिछले वाले केस में अगर अपन लोग देखें तो इसमें यहाँ पर एम्पलीट्यूड 0 होना चाहिए, क्योंकि ये वाली वेव तो इसे ऊपर उठाने की कोशिश करेगी, ये इसे नीचे गिराने की कोशिश करेगी, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 0। भाई रिफ्लेक्शन का मतलब ये एक वेव इधर से ऐसी आ रही, दूसरी वेव इधर से ऐसी आती जा रही, मिरर अगर लगा दिया, यहां पर जब आकर मिलेंगे तो पार्टिकल का नेट डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा। रिजिड सपोर्ट का ये मतलब है। मुझे लग रहा है ये बातें शायद समझ में आ गई होगी। तो ये फ्री एंड पर है रिफ्लेक्शन। आगे एक बात और देखते हैं, ध्यान देना। अगर मैंने कहा कि b2 की वैल्यू इनफाइनाइट और μ2 की वैल्यू 0 है, μ2 की वैल्यू 0, इसका मतलब है फ्री एंड है, फ्री एंड है। ये अगर मैं ये कहूं कि ऐसा, ये वाला मीडियम बहुत डेंस है और ये वाला मीडियम इसके कंपैरिजन में रेयर है, तो इधर जो μ2 जो आएगा वो तो टेंड्स टू 0 होगा और b2 तो इनफाइनाइट होगा। और अगर b2 इनफाइनाइट होगा तो ट्रांसमिटेड वेव की अगर बात की जाएगी, यानी 80 वो तो होता था 2v2 अपॉन में v1 प्लस b2 इंटू a। अब b2 तो बहुत ज्यादा है b1 के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब इसे नेग्लेक्ट कर देंगे, b2 से b2 कैंसिल, तो 80 आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a। मतलब अब जो ट्रांसमिटेड वेव यहां से जाएगी उसका एम्पलीट्यूड, अगर ये इंसिडेंट रे का a है तो ट्रांसमिटेड वेव का तो 2a होना चाहिए। तो मेरे ख्याल में बच्चे आज जो है अपने जो भी टॉपिक हुआ है रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ द वेव ऑन स्ट्रिंग, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।